हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तगड़े क्लासेस। आज से हम फिजिक्स के लेक्चर अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले सबसे फर्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे जिसका बोर्ड में वेटेज भी सबसे ज्यादा है, दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक के साथ। शुरू करते हैं अपना चैप्टर लाइट। देखो, लाइट चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैं इस पूरे रूम में अंधेरा कर दूं, उसके बाद आपसे कोई ऑब्जेक्ट दिखा के पूछो कि ये ऑब्जेक्ट क्या है, क्या आप बता पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा सा मतलब है, अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है, हमें लाइट की नीड तो है। बेसिकली लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। बिना लाइट के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं सकते। ओके, अब कुछ नया पढ़ते हैं। दैट लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या? देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमारे पास होता है गामा, एक्सरे, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स एंड रेडियो वेव्स। इसमें से आपको ये पार्ट दिख रहा है, विजिबल पार्ट। सिर्फ पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इस छोटे से पार्ट को, इस विजिबल पार्ट को ही हम बोलते हैं लाइट। ठीक है, इसमें हमारे पास कलर शुरू होते हैं वी से। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जैसे ही मैं गामा से रेडियो की तरफ जाती हूँ, इस तरीके से मेरी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती है। ठीक, जैसे ही मैं गामा से रेडियो की तरफ शिफ्ट हुई, मेरी वेवलेंथ इंक्रीज होगी। अच्छा, अगर अब मैं आपसे ये पूछूं कि गामा और एक्सरे किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? देखो, जैसे जैसे मैं इधर की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, मेरी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्सरे की वेवलेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गामा। यही चीज आपसे अगर मैं विजिबल में पूछूं कि वॉयलेट और रेड, इनमें से किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? देखो, जब मैं इस तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, मेरी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका सीधा सा मतलब है कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट। राइट, ओके। अब हमारे पास क्या होता है, जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जितना मेरी वेवलेंथ इंक्रीज होगी, उतनी मेरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी। ये उल्टे काम करते हैं, जितनी वेवलेंथ बढ़ेगी उतनी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं गामा से रेडियो की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, मेरी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। अच्छा, इसका मतलब जैसे ही मैं गामा से रेडियो की तरफ शिफ्ट होंगी, मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज होगी। राइट, ओके। फिर से सेम क्वेश्चन, ये है मेरे पास वॉयलेट कलर और ये है मेरे पास रेड कलर। इनमें से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? देखो, जैसे मैं इस तरफ शिफ्ट हुई, मेरी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब मेरी इस तरफ से क्या होगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी। अब जैसे मैं वॉयलेट से रेड की तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, मेरी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रेड। इसमें अगर आपसे मैं पूछती हूँ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी वॉयलेट की ज्यादा है एज कंपेयर टू रेड। और अगर वेवलेंथ के लिए मैं आपसे पूछूं, वेवलेंथ रेड की ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉयलेट। ओके, अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ, इसी में ग्रीन एंड येलो, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी और किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी? देखो, जब मैं इस तरफ शिफ्ट हो रही हूँ तो मेरी वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब येलो की वेवलेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ग्रीन। वेवलेंथ किसकी ज्यादा है मेरे पास? येलो की। और फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होगी? देखो, जब मैं इस तरफ शिफ्ट हो रही हूँ, मेरे पास फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है।
इसका मतलब ग्रीन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है एज कंपेयर टू येलो। फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? ग्रीन की एज कंपेयर टू येलो। ठीक है, अगला टॉपिक शुरू कर दे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो हमारे पास तीन टाइप के सरफेस होते हैं। सबसे पहले जैसे लाइट आएगी, अगर वो सरफेस लाइट को प्रॉपर एब्जॉर्ब कर पा रहे, जैसे कि वुड, ठीक है, उसमें क्या होता है, लाइट बिल्कुल भी रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती। सेकंड हमारे पास आता है, लाइट आई किसी भी मेटल सरफेस पे पड़ी, उसके बाद वो थोड़ी सी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी को रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसीलिए वो शाइन भी करता है क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं पॉलिश्ड सरफेस। ये एक ऐसे सरफेस होते हैं जो थोड़ी सी भी लाइट को एब्सॉर्ब नहीं करते, सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम इन्हीं सरफेस के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारे पास क्या होता है, इसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं बॉल के एग्जाम्पल से। देखो जब भी बॉल किसी भी सरफेस पे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद वो बाउंस बैक होके वापस आ जाती है। बिल्कुल सेम तरीके से हमारे पॉलिश्ड सरफेस में लाइट भी काम करती है। लाइट पॉलिश्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द पॉलिश्ड सरफेस वो सेम मीडियम में बाउंस बैक करके वापस आएगी। ठीक है, हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। देखो ये मेरे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है, ये रे ऑफ लाइट आई, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस वो सेम मीडियम में बाउंस बैक करती है। सेम मीडियम का मतलब क्या? देखो लाइट कहां से आ रही थी? एयर से। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस बाउंस बैक होके कहां गई है वो? एयर में। सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गई है, एयर से आई थी, एयर में वापस चली गई। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज अ फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। आया सबको समझ में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है, अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। आओ पहले वो समझते हैं। देखो सबसे फर्स्ट है मेरे पास इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? मान लो ये मेरे पास कोई सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करने से पहले वाली जो रे होगी उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये सरफेस पे जो भी रे स्ट्राइक करेगी वो वाली रे, उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। सेकंड हमारे पास आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर ही उसका नॉर्मल होता है। मान लो मेरे पास कोई ये सरफेस है, इसके ऊपर मेरे को नॉर्मल ड्रॉ करना है। कैसे ड्रॉ करूंगी? जो भी इसका परपेंडिकुलर होगा वही इसका नॉर्मल होगा। ठीक है, और वो कहां से पास होना चाहिए? वो पास होना चाहिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये रहा मेरे पास नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास क्या होती है? कोई भी रे आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस जो बाउंस बैक करके जाती है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। देन इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हमने चार चीजें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा इंसिडेंट रे, सरफेस पे स्ट्राइक करने से पहले वाली जो रे है उसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। उसके बाद हमने पढ़ा नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? किसी भी सरफेस का परपेंडिकुलर उसका नॉर्मल होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिफ्लेक्टेड रे, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस जो रे बाउंस बैक करके जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। फिर हमने पढ़ा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो एग्जैक्ट पॉइंट सरफेस पे जहां इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अच्छा अब देखो हम जितने भी एंगल है वो मेजर करते हैं नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब एक बार पढ़ते हैं जो हमने लिखा है। इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे कौन सी रे होती है?
A ray of light that travel towards the surface before striking it. स्ट्राइक करने से पहले वाली जो रे है उसको हम क्या नाम देते हैं? इंसिडेंट रे। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है? अ रे ऑफ लाइट दैट बाउंस ऑफ द सरफेस। जो भी रे बाउंस बैक कर जाएगी उस रे को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। फिर हमने पढ़ा था नॉर्मल। नॉर्मल हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर टू सरफेस। कोई भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्मल। और सारे एंगल कहां से मेजर होते हैं? नॉर्मल से ही मेजर होते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? वो एग्जैक्ट पॉइंट सरफेस पे जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक करती है। ठीक है, ओके। अच्छा, आगे चलते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो, अभी मैंने आपको ये बताया कि सारे एंगल कहां से मेजर होते हैं? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट लॉ क्या लिखा है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही मेरे पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। अगर मेरे पास इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ 30 डिग्री बनाती हुई आ रही है तो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे भी कितना ही बनाएगी? 30 डिग्री ही बनाएगी। इसका फर्स्ट लॉ क्या कहता है? जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा। ठीक, अच्छा देखो, इसमें आपको एक और चीज समझाती हूँ। ये मेरे पास एक सरफेस और ये रहा उसके ऊपर नॉर्मल। नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का। किसके साथ? सरफेस के साथ। और एंगल कहां से मेजर होते हैं? नॉर्मल से ही मेजर होते हैं। मान लो कोई लाइट इंसिडेंट हुई है हमारी, कहां पे? नॉर्मल पे ही। अब इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा? देखो, अब ऐसा देखने में लग रहा है कि इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एंगल कहां से मेजर होते हैं? नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है? ये मेरे पास नॉर्मल और यही मेरे पास क्या है? इंसिडेंट रे। कितना एंगल बन रहा है इनके बीच में? 0 डिग्री। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस मेरे पास कितना है? 0 डिग्री। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर। इसका मतलब एंगल आर भी मेरे पास कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसका मतलब ये वापस से अपने पाथ को रिट्रेस करती हुई चली जाएगी। ठीक, अगर कोई भी रे नॉर्मल से पास होती है तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, वो अपने ही पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस चली जाती है। इसका मतलब बाउंस बैक होके इस तरीके के किसी और एंगल पे नहीं जाएगी, ना ही वो दूसरे मीडियम में जाएगी। वो क्या करेगी? अपने ही पाथ को रिट्रेस करेगी बस। ये आई रे नॉर्मल पे, इसने क्या करा? आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस अपने ही पाथ पे रिट्रेस करा इसने। ठीक है, अपने ही पाथ को रिट्रेस करती हुई वापस जाएगी। आया इतना समझ में? ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ये मेरे पास एक सरफेस, ये मेरे पास नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये मेरे पास एंगल है 60 डिग्री। अब मैंने पूछा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। देखो यहाँ पे जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होता है। इसका मतलब ये कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 60 डिग्री होगा? बिल्कुल भी नहीं। देखो, एंगल मेजर होते हैं नॉर्मल के साथ। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है? ये पूरा कितना होता है? 90 डिग्री। ये कितना है? 60। बचा हुआ कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 कितना? 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा मेरे पास? 30 डिग्री। इसका मतलब एंगल आर मेरे पास कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसका सेकंड लॉ क्या कहता है हमें? देखो,
द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या? देखो मेरे पास ये जितनी भी रे हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, इनमें से कोई सी भी रे ना आगे की तरफ जा रही है ना पीछे की तरफ जा रही है, ये सब एक ही प्लेन के अंदर हैं इस टाइम पे, इसलिए हम बोलते हैं कि ये तीनों एक प्लेन में ही लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक, हमने अब तक दो लॉ पढ़े, दोनों ही लॉ समझ आए। पहला लॉ क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और कोई भी रे अगर नॉर्मल से पास होगी तो वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। और सेकंड लॉ हमने हमारा क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, आया सबको समझ में व्हाट इज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। देखो इनको पढ़ने से पहले एक बार समझ लेते हैं पॉलिश्ड सरफेस क्या होता है हमारे पास। देखो हम सब ने मिरर और ग्लास दोनों चीजें देखी हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? हमें जो मिरर है या जो बोलो पॉलिश्ड सरफेस है उसमें अपना फेस एकदम क्लियर दिखाई देता है, वहीं जो ग्लास है उसमें हमारा फेस एकदम क्लियर दिखाई नहीं देता, प्लस उसमें जो ग्लास के पीछे का है वो भी दिखाई देता है। इसका मतलब ग्लास में रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है। अब ये रिफ्रैक्शन क्या है इसको हम पढ़ेंगे आगे अपने अगले लेक्चर में। फिलहाल हम इतना ही समझते हैं कि मिरर के अंदर सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है और वहीं ग्लास के अंदर रिफ्लेक्शन के साथ साथ रिफ्रैक्शन भी होता है। ठीक है, अच्छा अब ये मिरर बना कैसे? देखो किसी भी ग्लास के पीछे अगर मैं सिल्वर कोटिंग कर दूं तो मेरे पास मिरर बन जाएगा। अब सिल्वर कोटिंग ही क्यों? क्योंकि सिल्वर कलर मोस्टली लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये मैंने ग्लास लिया, ग्लास के पीछे कोटिंग कर दी किसकी? सिल्वर की, मेरे पास क्या तैयार हो गया? एक मिरर। अच्छा अब क्या होता है, जो सिल्वर है वो भी कुछ टाइम के बाद खराब हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, मिरर लिया, ग्लास लिया, ग्लास के पीछे सिल्वर कोटिंग करी, उसके पीछे एक रेड कलर का पेंट भी कर देते हैं ताकि उसकी सिल्वर पॉलिशिंग खराब ना हो। डन? ठीक है, अब आपको पॉलिश्ड और डिफ्यूज सरफेस में फर्क समझ आया। पॉलिश्ड सरफेस वो सरफेस होता है जो पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, वहीं डिफ्यूज पूरी लाइट को प्रॉपर रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या? ये क्लियर इमेज बना सकता है। जो हमारे पास रेगुलर है ये कैसी इमेज बना सकता है? क्लियर इमेज बना सकता है। वहीं जो हमारे पास डिफ्यूज्ड है ये क्लियर इमेज नहीं बना सकता। इसका सरफेस कैसा होता है? पॉलिश्ड होता है। और इसका सरफेस कैसा होता है? अनइवन सरफेस होता है, मतलब पॉलिश्ड सरफेस नहीं होता इसका। ठीक है, अच्छा देखो इसमें होता किस तरीके से है। ये मेरे पास एक पॉलिश्ड सरफेस है और यहां मेरे पास क्या है? ये इंसिडेंट है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ये सब रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इस तरीके से। डिफ्यूज्ड में हमारे पास क्या होता है? इस तरीके से सरफेस होता है। ये आई हमारे पास इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे। आपको दोनों में फर्क दिख रहा होगा। सबसे पहला फर्क क्या है? इसका सरफेस कैसा है? पॉलिश्ड। इसका सरफेस कैसा है? अनइवन सरफेस। ठीक है, मतलब पॉलिश सरफेस नहीं है। सेकेंड चीज, इसमें जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो आपस में पैरेलल है। इसमें देखो रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं है। इसमें जितनी रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल होंगी उतनी ज्यादा क्लियर इमेज बनेगी। इसमें क्लियर इमेज नहीं बन पाती क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे आपस में पैरेलल ही नहीं है। एक रे इधर जा रही है और एक रे इधर और एक रे इधर, मतलब इनकी कोई भी रे पैरेलल नहीं होती है। इसमें हमारे पास क्या होता है? ये पूरी लाइट को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट कर पाता है। और इसमें क्या होता है? रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में, किसी एक डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता इसमें। ठीक है, अच्छा इनमें से अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मिरर किसके अंदर लाई करेगा? मिरर लाई करेगा
रेगुलर के अंदर, क्योंकि मिरर का सरफेस कैसा होता है, पॉलिश्ड। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि एक पेपर किसके अंदर लाई करेगा, वो लाई करेगा डिफ्यूज के अंदर, क्योंकि उसका सरफेस कैसा होता है, अनइवन सरफेस होता है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि हमें अपना फेस इन दोनों में से किस में क्लियर दिखाई देगा, पॉलिश्ड वाले में, इसका मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसमें क्या हमें क्लियर इमेज दिखाई देगी, नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसकी रिफ्लेक्टेड रेज आपस में पैरेलल नहीं होती, हर एक डायरेक्शन में देखो इसके रिफ्लेक्टेड रेज जा रही है, इसलिए हमें इसमें क्लियर इमेज नहीं दिख पाती और इसमें बहुत अच्छे से क्लियर इमेज हमारी दिखाई देती। ओके, अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। देखो, इसको करने से पहले मैं आपको एक और टॉपिक समझाना चाहती हूँ। ये मान लो मेरे पास एक मिरर है, ठीक है, और ये मेरे पास रखा है एक ऑब्जेक्ट। अब क्या होगा, यहां से एक रे आएगी, जो रे इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी, मतलब वो उसका नॉर्मल होगा, और जो भी नॉर्मल होगा वो अपने पाथ को रिट्रेस करता हुआ वापस आएगा। एक और रे बनाते हैं जो स्ट्राइक करेगी कहां, मिरर पे। आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस क्या करेगी, बाउंस बैक कर जाएगी इन द सेम मीडियम। अगर दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे मीट करवाऊं, एक रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास ये है और एक रिफ्लेक्टेड रे मेरे पास ये है, ठीक है। सेम अगर मैं नीचे बनाती हूं, जो रे सरफेस के परपेंडिकुलर होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। सेकंड, अगर मैं आपको यहाँ पे कोई रे बताऊं, ये रे जो मिरर से स्ट्राइक करेगी, आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस बाउंस बैक करेगी इन द सेम मीडियम। अगर इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे को मैं पीछे मीट करवाती हूँ, ये बनी इमेज। जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करती है वहां पे मेरे पास क्या बनती है, इमेज। अच्छा, अब इसमें एक चीज ध्यान से देखो, सर इसको नाम देते हैं ऑब्जेक्ट को ए बी और इमेज को ए डैश बी डैश। आप इसमें कुछ चीजें ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ये मेरे पास एक प्लेन मिरर था, एक वो मिरर जो हम डेली अपने घरों में भी देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो इमेज है, इनका साइज देखो एग्जैक्टली सेम है। और ऐसा होता भी है, अगर हम प्लेन मिरर जो हमारे घरों में होते हैं उसमें अगर खुद को देखें तो जो हाइट हमारी है वही हमारी इमेज की भी होती है, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का जो साइज है एग्जैक्टली सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट का और इमेज का। सेकेंड चीज, हमारी जो इमेज है वो मिरर के सामने नहीं, मिरर के पीछे बनी है, ठीक है। इमेज कहाँ पे बनी है, मिरर के पीछे। इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल। देखो, जब भी इमेज मिरर के पीछे बनेगी उसको हम बोलेंगे वर्चुअल इमेज, और जब भी इमेज मिरर के सामने बनेगी उसको हम बोलेंगे रियल इमेज। इसमें कहाँ पे बनी है, मिरर के पीछे, तो कैसी रहेगी, वर्चुअल इमेज, ठीक है। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज, और साइज कैसा रहता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, एग्जैक्टली सेम। आगे चलते हैं, डिस्टेंस देखो, मिरर से जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है वही मिरर से इस इमेज का भी डिस्टेंस होगा। मतलब प्लेन मिरर के सामने आप जितनी दूरी पे खड़े हो, आपकी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी ही दूरी पे खड़ी होगी, जो नॉर्मल है, जो हम डेली अपने घरों में देखते भी होंगे। यहाँ पे देखो, जितना डिस्टेंस इस मिरर का और इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस इस मिरर का और इस इमेज का भी है। इसका मतलब डिस्टेंस भी एग्जैक्टली सेम रहता है प्लेन मिरर में। ओके, अच्छा, अब यहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। सबसे फर्स्ट है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब क्या, जो इमेज है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं हुई है, वो मिरर के पीछे इमेज बनी है, ठीक है। द इमेज कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, इट अपीयर्स टू बी बिहाइंड द मिरर।
कहाँ पे बनती है इमेज? मिरर के भी पीछे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अपराइट। अपराइट का मतलब क्या? देखो, अगर प्लेन मिरर के सामने मैं खड़ी हूँ और मैं सीधी हूँ तो मिरर के अंदर भी कैसे दिखाई दूंगी मैं? एग्जैक्टली सीधी। ऐसा कभी नहीं होता आपने कभी खुद को मिरर में देखा आप सीधे खड़े हो और आपको उसमें उल्टे दिखाई दे रहे हो, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इमेज कैसी रहेगी? अपराइट। द इमेज इज अपराइट, इसको हम इरेक्ट भी बोलते हैं। ये जो वर्ड है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमेशा एक साथ ही रहेंगे। अपराइट बोलो या इरेक्ट बोलो, सेम ही चीज है। ठीक है, द इमेज इज अपराइट मेंटेनिंग द सेम ओरिएंटेशन एज द ऑब्जेक्ट। सेम साइज, एग्जैक्टली सेम हाइट भी होगी उनके, जितना ऑब्जेक्ट का साइज उतना ही इमेज का साइज भी होगा, अभी बताया था आपको। ठीक है, नेक्स्ट laterally inversion, the image is laterally inverted, left and right are reversed। इसका मतलब क्या? देखो, मान लो मेरे सामने कोई इंसान खड़ा है, मैंने अपना राइट हैंड उठाया, अगर वो भी अपना यही वाला हैंड उठाएगा तो उसके लिए वो उसका लेफ्ट हैंड होगा। मिरर में एग्जैक्टली सेम होता है, अगर मैं अपना ये वाला हाथ पिक करती हूँ तो मिरर भी अपना यही वाला हाथ पिक करेगा और ये उसके लिए कैसा होगा? उसका लेफ्ट हैंड होगा। मतलब मिरर में क्या होता है? प्लेन मिरर में हमारा जो लेफ्ट है वो राइट दिखता है और जो राइट है वो लेफ्ट दिखाई देता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। डिस्टेंस, देखो, डिस्टेंस जो मिरर का ऑब्जेक्ट के साथ है वही सेम डिस्टेंस मिरर का इमेज के साथ भी होगा। डन? नो डिस्टॉर्शन, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आपके शेप या साइज में कोई फर्क आएगा जब आप अपनी इमेज को देखोगे। प्लेन मिरर में एग्जैक्टली सेम साइज और सेम शेप हमें दिखाई देती है अपनी। इतना आया समझ में? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे अपने स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? देखो, आपने कुछ मिरर देखे होंगे जिसमें हमें हमारी इमेजेस छोटी या बड़ी भी दिखाई देती है। इसमें तो सेम साइज था, लेकिन कुछ मिरर के बारे में आपने सुना तो पक्का होगा कि जिसमें हमारी इमेजेस छोटी या बड़ी दिखाई देती है। वो कौन से मिरर होते हैं? वो होते हैं स्फेरिकल मिरर। उनके बारे में हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है।